नमस्कार स्टूडेंट। आज की क्लास सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो जनरल साइंस से कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तो जनरल साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं तो आज उसकी मैं क्लास लेके आया हूँ। मैं आज की क्लास में कुछ उपकरण बताऊँगा आपको, वैज्ञानिक उपकरण, और उनके उपयोग बताऊँगा जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इस उपकरण का क्या उपयोग है। ठीक है ना, तो ये आपको याद करने हैं, ये सभी के लिए मतलब यूज़फुल क्लास है। तो देखिए हम पढ़ेंगे आज की क्लास में प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण और उनके उपयोग, यानी कि मेजर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड दियर यूजेज, उनका क्या यूज़ है। तो देखिए फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो है वो है सूक्ष्मदर्शी, यानी कि माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं। तो देखिए माइक्रोस्कोप जो होता है वो नाम से ही पता चल रहा है, देखो माइक्रो है ना, इसको हिंदी में कहेंगे सूक्ष्म, यानी कि छोटी चीज़ों को, छोटी वस्तुओं को देखने के काम में आने वाला जो उपकरण है उसको हम माइक्रोस्कोप कहेंगे, यानी कि छोटी वस्तुओं को जूम करके दिखाएगा, वो बड़ा, जूम करने का मतलब आवर्धित करके दिखाएगा, बड़ा करके दिखाएगा। ओके, तो जैसे छोटी वस्तुएं या फिर छोटे जीव जो होते हैं जैसे कि जीवाणु वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह है ना, वायरस वगैरह, तो उनको देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं, माइक्रोस्कोप का। यानी कि आप लिख लोगे, इसका अर्थ हो जाएगा सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में। किस वस्तुओं को देखने में, सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में इसका उपयोग करते हैं। एंड सेकंड है दूरदर्शी। तो देखो दूरदर्शी जो है या इसको दूरबीन कहते हैं, इसको इंग्लिश में टेलीस्कोप कहते हैं। तो टेलीस्कोप का कहाँ उपयोग करते हैं, तो देखो इसका नाम से पता चल रहा है दूर, दूर का मतलब जो वस्तुएं अपने से बहुत ही ज़्यादा दूर पर स्थित हैं उन वस्तुओं को देखने के लिए, जैसे खगोलीय पिंड है ना, जैसे कि मान लो तारे को देखना है या किसी और खगोलीय पिंड को देखना है, किसी और दूसरे ग्रह को देखना है ना, दूसरे प्लेनेट को देखना है, तो हम किस उपकरण का उपयोग करेंगे, टेलीस्कोप का, दूरबीन का। अच्छा देखिए इन दोनों ही उपकरणों में क्या लगे हुए रहते हैं, लेंस लगे हुए रहते हैं ना। तो लेंसों की सहायता से हम क्या करते हैं, उन वस्तुओं को जूम करके बड़ा करके देखते हैं। ठीक है ना, तो नाम से पता चल रहा है ये सूक्ष्म वस्तुओं को, यानी कि माइक्रो वस्तुओं को देखने के, सूक्ष्म को देखने के लिए काम में आता है ना, और ये दूर की वस्तुओं को देखने के काम में आएगा, दूर की वस्तुओं को देखने के काम में आएगा। दोनों ही देखने के काम में आते हैं। क्या करते हैं, दोनों ही देखने का काम करते हैं, दिखाते हैं हमारे को। अच्छा नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ। ये देखिए सिस्मोग्राफ जो है वो भूकंप को रिकॉर्ड करने के काम में आएगा, है ना। जो अर्थक्वेक होता है, भूकंप होता है अर्थक्वेक, उसको रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा उपकरण काम में आएगा, सिस्मोग्राफ। ओके, तो यहाँ पर लिख लो आप भूकंप को रिकॉर्ड करना, या फिर लिख लो आप अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करना ना। तो भूकंप को रिकॉर्ड करना, तो रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा उपकरण काम में आएगा, सिस्मोग्राफ। एंड नेक्स्ट है रिएक्टर स्केल। तो देखो इसी भूकंप से रिलेटेड है कि भूकंप किस तीव्रता से आ रहा है ना, किस इंटेंसिटी से आ रहा है। तो भूकंप जिस तीव्रता से आता है उस तीव्रता को मापने के लिए एक स्केल काम में लेते हैं, उसको बोलते हैं हम रिएक्टर स्केल। तो ये काम में आ जाएगा इसी भूकंप की तीव्रता को मापने में। किसको, तीव्रता को। ये तीव्रता किसकी है, भूकंप की ही तीव्रता है। किसकी तीव्रता है, भूकंप की ही तीव्रता को मापने के लिए हम किसका काम में लेते हैं उपकरण, रिएक्टर स्केल को काम में लेते हैं। एंड नेक्स्ट बात करें सोनार की। तो देखिए जो सोनार उपकरण है ये एक सोनार टेक्निक भी है, यानी कि विधि भी है। इस विधि में हम सोनार उपकरण का यूज करते हैं। और जो सोनार है ना, इसका क्या यूज है, तो देखिए सोनार टेक्निक या फिर जो सोनार उपकरण है इसका यूज करते हैं हम समुद्र के अंदर, गहराई के अंदर जो पनडुब्बी जाती हैं उसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए, या फिर समुद्र के अंदर कोई चट्टान स्थित है तो उस चट्टान की स्थिति ज्ञात करने के लिए, या फिर कोई भी पनडुब्बी उस समुद्र के अंदर गई हुई है पानी के अंदर तो उसकी स्थिति, वो कौन सी दिशा में है, उसका क्या वेग है, यानी किस स्पीड से वो चल रही है पनडुब्बी, तो वो सब पता करने के लिए हम सोनार का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम कि समुद्र में पनडुब्बी की स्थिति या फिर चट्टान की स्थिति, है ना, चट्टान बोल दो, चट्टान की स्थिति भी हम ज्ञात कर सकते हैं। और जो पनडुब्बियां होती हैं जिनमें व्यक्ति बैठ के जाता है ना, तो उनकी स्थिति भी ज्ञात कर सकते हैं। समुद्र में चट्टान की स्थिति ज्ञात करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, सोनार का। अच्छा समुद्र की गहराई ज्ञात करने में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट है रडार। तो जो रडार होता है इसको रडार भी कहते हैं ना। तो जो रडार होता है, तो जैसे यहाँ पर हम सोनार का उपयोग समुद्र में स्थिति पता करने के लिए कर रहे थे, अब इसका उपयोग करेंगे यानी कि हवा में ऊपर आसमान के अंदर वायुयान जब जाते हैं तो उन वायुयान की स्थिति पता करने के लिए, वायुयान किस दिशा में है, वायुयान की स्पीड क्या है ना, कितनी स्पीड से चल रहा है, तो वो सब, तो ये यानी कि वायुयान की स्थिति पता करने में, वायुयान यानी एरोप्लेन की स्थिति के साथ में पूरा आ जाएगा
वो कौन सी दिशा में है, कौन सी स्पीड से वो चल रहा है ना, तो वो स्थिति पता करने में किसका यूज करते हैं, रडार का या राडार का। अच्छा देखिए नेक्स्ट आता है अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर का उपयोग करेंगे हम कि वायुयान कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, जमीन से कितनी ऊंचाई पे वायुयान उड़ रहा है, तो उसका उपयोग करेंगे हम अल्टीमीटर का, यानी कि वायुयान की ऊंचाई ज्ञात करने में। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, चलो ये लिख लो, वायुयान की ऊंचाई। वायुयान की ऊंचाई ज्ञात करने में किसका उपयोग करेंगे, अल्टीमीटर का। एंड नेक्स्ट है एमीटर। देखो इससे मिलता जुलता वही नाम है। तो देखो मैंने क्या किया है कि जो भी मतलब सेम सी टर्म है उनको पास में लिखा है, ताकि आप उनमें कंफ्यूज नहीं हो और उनका अलग अलग मीनिंग समझ सको। क्योंकि देखो कंपटीशन एग्जाम में ऐसे ही आता है और आपको कंफ्यूज करता है ना, तो आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है। वो मैंने इंपॉर्टेंट उपकरण ही लिए हैं, इसके अलावा बहुत सारे उपकरण होते हैं वैसे तो, लेकिन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो इंपॉर्टेंट उपकरण होते हैं केवल वही मैं आपको आज की क्लास में बता रहा हूँ। तो देखिए जो एमीटर होता है और अल्टीमीटर मैंने बता दिया वायुयान की ऊंचाई ज्ञात करने में काम में आएगा। और जो एमीटर होता है, ये देखिए एमीटर का उपयोग करते हैं हम विद्युत धारा जो होती है, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट है ना, तो इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए, विद्युत धारा का मापन करने के लिए क्या करते हैं हम, एमीटर का उपयोग करते हैं। ओके। एंड नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है ये भी विद्युत धारा का मापन ही करता है, लेकिन अंतर क्या है, तो देखिए जो एमीटर होता है वो केवल विद्युत धारा का मापन करेगा और उसकी केवल अमाउंट बताएगा, और विद्युत धारा को अगर हम मापेंगे ना तो वो किस यूनिट में हम मापेंगे, एम्पियर में। तो यहाँ पर केवल वो बताएगा कि भाई विद्युत धारा 5 एम्पियर की जा रही है कि 10 एम्पियर की जा रही है कि 3 एम्पियर की जा रही है। ओके। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, उस विद्युत धारा को मापेगा तो सही, साथ में उसकी दिशा भी बता देगा कि ये कौन सी डायरेक्शन से आ रही है विद्युत धारा। ओके। तो कहने का मतलब गैल्वेनोमीटर इससे ज़्यादा हमारे को बताता है। और क्या बताता है, ये विद्युत धारा का मापन तो करेगा ही सही, इसी के साथ में ये क्या करेगा, दिशा का ज्ञान और कराएगा, यानी कि दिशा भी बता देगा उसकी कि विद्युत धारा कौन सी दिशा से आ रही है ना। तो विद्युत धारा का मापन करेगा और साथ में विद्युत धारा की दिशा भी बता देगा ये। ओके। चलो नेक्स्ट है वोल्ट मीटर। तो देखो वोल्ट मीटर भी इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ उपकरण है। वोल्ट मीटर से हम किसको मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज को, यानी कि वोल्टता को मापा जाता है, वोल्टता। ओके। यानी कि वोल्टता बोल सकते हैं या फिर विभवांतर बोल सकते हैं ना। तो वोल्टता को मापने का काम करता है कौन, वोल्ट मीटर। ठीक है। अच्छा जैसे अपने घरों के अंदर कितने वोल्टेज की जो लाइट आती है, वो आती है अपने पास 240 वोल्टेज की। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये मेजर करने का काम करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट जो उपकरण आता है वो आता है बैरोमीटर। तो देखो बैरोमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं, बैरोमीटर का उपयोग करते हैं हम जो वातावरण का वायु दाब जो होता है ना, हमारे आसपास जो वातावरण है उसके अंदर जो वायु क्या कर रही है, अपने ऊपर दबाव डाल रही है, तो वो जो वायु दाब होता है उस वायु दाब को मापने के लिए हम बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। तो बैरोमीटर का उपयोग करेंगे और इसमें जो इकाई होगी वो बार होती है। क्या होती है, बार होती है। इसका स्टार्टिंग का नाम बार है ना, जिसे हम कहते हैं भाई एक वायुमंडलीय दाब या एक बार। ओके ऐसे। तो बैरोमीटर से हम क्या मापेंगे, वायु दाब मापेंगे, यानी एयर प्रेशर। इंग्लिश में क्या कर देंगे इसको, एयर प्रेशर मेजर करेंगे। ओके। नेक्स्ट है टेकोमीटर। देखो टेकोमीटर से क्या करते हैं, टेकोमीटर से देखो जो घूर्णन गति होती है, यानी कि गोल गोल घूमने वाली जो गति होती है, घूर्णन गति, उस घूर्णन गति को मापा जाता है। ठीक है ना। तो टेकोमीटर में लिख लेंगे हम घूर्णन गति, घूर्णन गति यानी कि रोटेशनल मोशन जो होती है उसको मापा जाता है। एंड नेक्स्ट है विस्कोमीटर। देखो विस्कोमीटर विस्कोसिटी को मेजर करता है। अब विस्कोसिटी क्या होती है, हिंदी में इसको सयांता कहते हैं, इंग्लिश में विस्कोसिटी, हिंदी में सयांता कहते हैं, सयांता, या फिर इंग्लिश में कहेंगे इसको विस्कोसिटी। ये आ रहा है ना विस्को, है ना, तो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी को मेजर करेगा कौन, विस्कोमीटर। तो ये सयांता क्या होती है, कोई भी जो तरल पदार्थ होता है ना वो बहता है ना, तो बहने का विरोध करने वाली जो प्रवृत्ति होती है, यानी कि बहने को रोकने वाली जो प्रवृत्ति होती है उसी को हम सयांता कहते हैं। ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं आपको, जैसे कि पानी बहता है और मिल्क भी बहता है ना, और मतलब जितने भी तरल पदार्थ होते हैं वो सब बहते हैं। तो हम दो का कंपेयर करेंगे, जैसे मान लो पानी बहता है और जो शहद होता है वो थोड़ा गाढ़ा होगा पानी के कंपेयर में, तो शहद धीरे धीरे बहेगा है ना, और पानी जल्दी जल्दी बहेगा। तो बहने की प्रवृत्ति का जो विरोध हो रहा है उसी गुण को हम कहेंगे सयांता। तो उस सयांता को मापने के काम में आएगा विस्कोमीटर। एंड नेक्स्ट है थर्मामीटर। देखो थर्मामीटर आप सब जानते हो, डॉक्टर के पास भी होता है जिसको हम डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। इससे डॉक्टर अपना शरीर का तापमान मापता है। तो थर्मामीटर जो होता है, यानी कि जो थर्मामीटर होगा, या इसको हिंदी में तापमापी भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, तापमापी। तो ये तापमान मापने के काम में आएगा। ठीक है ना। यानी कि ताप का मापन करेगा, ये टेम्परेचर को मेजर करेगा, ताप का मापन करेगा, ताप को मापेगा।
एंड नेक्स्ट है पायरोमीटर। तो देखो जो पायरोमीटर होता है ये भी ताप को ही मापता है, लेकिन इसकी जो मतलब रेंज है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत ज़्यादा तापमान को मापने के लिए हम पायरोमीटर का उपयोग करेंगे। और कम तापमान को, यानी कि ज़्यादा रेंज नहीं होती है इसकी थर्मामीटर की, है ना, जो तापमापी होता है उसको हम क्या करेंगे, मतलब कम रेंज का तापमान माप सकता है ये, लेकिन उच्च तापमान को मापने के लिए हम पायरोमीटर का उपयोग करेंगे। तो बहुत ज़्यादा उच्च तापमान, जैसे मान लो सूर्य का तापमान मापना है तो हम किसका उपयोग करेंगे, पायरोमीटर का। तो उच्च ताप मापन में हम किसका उपयोग करते हैं, पायरोमीटर का। एंड अगर हम नेक्स्ट उपकरण की बात करें तो वो आता है रक्तचाप मापी, जिसको इंग्लिश में कहेंगे स्पेग्नोमेनोमीटर। तो देखिए स्पेग्नोमेनोमीटर है ना, रक्तचाप मापी जो होता है इसका उपयोग डॉक्टर करते हैं किस क्या मापने में, बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर मापने में। ओके, बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर मेजर करने में किसका उपयोग करते हैं, डॉक्टर करते हैं वैसे स्पेग्नोमेनोमीटर का। ओके, और वैसे मैं अगर आपको नॉर्मल बीपी बताऊं तो नॉर्मल बीपी कितनी होती है, नॉर्मल बीपी होती है अपने 120/80, ठीक है ना, यानी 120/80 mmHg। इसकी यूनिट क्या होती है यहाँ पे, mmHg, है ना। तो ये होता है नॉर्मल बीपी। ओके, तो बीपी को मेजर करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करेंगे, स्पेग्नोमेनोमीटर का। एंड नेक्स्ट आता है स्टेथोस्कोप। देखो स्टेथोस्कोप क्या करता है, ये भी डॉक्टर यूज करता है, और ये हृदय की धड़कन सुन सकता है या फिर अपने जो लंग्स होते हैं उनकी आवाज़ सुन सकता है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि स्टेथोस्कोप जो होता है, अगर आप डॉक्टर के पास गए हो तो वो गले में रखता है, ऐसे अपने कानों में लगा लेता है सुनने के लिए, और फिर उसको अपने सीने पे या फिर पीछे पीठ पे लगाएगा, ताकि अपने हृदय की और लंग्स की जो धड़कन, मतलब लंग्स का जो आवाज़ है, हृदय की जो धड़कन की आवाज़ है वो सुन सकता है, यानी कि हार्ट बीट सुन सकता है। इससे क्या सुन सकता है, हार्ट बीट, यानी कि हृदय की धड़कन। ओके, हृदय की धड़कन को सुनने में इसका उपयोग करेंगे, ठीक है ना, यानी कि हार्ट बीट को सुनने में। एंड नेक्स्ट आता है स्पीकर और माइक्रोफोन। देखो स्पीकर और माइक्रोफोन होता है ना, इन दोनों को मैं साथ में बता देता हूँ। ये क्या है, अपने मोबाइल के अंदर लगे रहते हैं, और भी जो डिवाइस होती है इलेक्ट्रॉनिक्स उनमें लगे रहते हैं। देखो इन दोनों का वर्क क्या है, इन दोनों का वर्क एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि उल्टा है। कैसे, देखो जो स्पीकर होता है ना वो क्या करता है, जो मतलब ध्वनि तरंग, वो मतलब जो विद्युत तरंगें होती हैं उनको ध्वनि तरंगों में बदलता है। जैसे आप इसको सीधा ऐसे समझो कि अपने मान लो किसी का फ़ोन आता है अपने मोबाइल पे, तो हम कॉल आता है तो उसको अटेंड करते हैं। तो जब कॉल आता है तो हम उसको अटेंड कर रहे हैं, तो सामने वाले की आवाज़ अपने को सुनाई दे रही है ना, तो वो किसकी हेल्प से सुनाई दे रही है, स्पीकर की हेल्प से। तो ये क्या काम कर रहा है, तो देखो इसका वर्क क्या है कि ये जो सामने वाला बोल रहा है वो डायरेक्ट तो नहीं सुन रहा है, लेकिन फ़ोन के माध्यम से सुन रहे हैं। फ़ोन में क्या है, स्पीकर है। तो ये स्पीकर क्या काम करता है, जो विद्युत तरंगे हैं या जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, विद्युत तरंगे बोल देते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल देते हैं, इनको ये साउंड वेव में कन्वर्ट करता है, यानी कि ध्वनि तरंगों में कन्वर्ट करता है, ध्वनि तरंगों में। तो उससे उस मोबाइल के अंदर जो विद्युत तरंगे आएगी उनको ये ध्वनि तरंगों में कन्वर्ट करेगा और फिर हमारे को सुनाई देगा। ओके, उसकी आवाज़ हमारे को सुनाई देगी। एंड जो माइक्रोफोन होता है ये क्या काम करता है, माइक्रोफोन हम जो बोलेंगे उनको कन्वर्ट कर देगा किसमें, विद्युत तरंगों में, और वो विद्युत तरंगे फिर उसके मोबाइल में चली जाएगी, सामने वाले के मोबाइल में। तो ये उल्टा काम करेगा इसका जस्ट, कि ये ध्वनि तरंगों को यानी कि साउंड वेव को किसमें कन्वर्ट करेगा, विद्युत तरंगों में या विद्युत चुंबकीय तरंगों में, ठीक है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगे बोल सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसमें कन्वर्ट कर देगा ये। और नेक्स्ट है ग्रामोफोन। देखो इनसे मिला हुआ शब्द है ये ग्रामोफोन। ग्रामोफोन क्या होता है, कोई भी ध्वनि जो हमने रिकॉर्ड कर रखी है ना, तो उस रिकॉर्ड की हुई ध्वनि को सुनने का काम में कौन आता है, ग्रामोफोन। तो रिकॉर्ड ध्वनि को सुनने के लिए, रिकॉर्ड की हुई जो ध्वनि होती है, रिकॉर्ड ध्वनि यानी कि रिकॉर्ड जो साउंड है उसको सुनने के लिए, रिकॉर्ड साउंड को सुनने में किसका उपयोग होगा, ग्रामोफोन का। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है इसको शॉर्ट में ईसीजी कहते हैं, ठीक है ना। ई का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रो, है ना, सी का मतलब हो जाएगा कार्डियो, एंड जी का मतलब हो जाएगा ग्राम। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि ईसीजी डॉक्टर ही काम में लेते हैं इस टेक्निक का और इस उपकरण का उपयोग। इससे क्या करता है, अपने हृदय जो होता है, अपना जो हार्ट होता है उसकी एक्टिविटी को या फिर उसकी फंक्शनिंग को मेजर करते हैं कि हृदय कैसे काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, जल्दी कर रहा है कि धीरे कर रहा है ना। तो हृदय की सक्रियता को मापते हैं, यानी कि हार्ट की फंक्शनिंग को मेजर करते हैं इससे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिख लोगे कि हृदय की क्रियाशीलता भी लिख सकते हैं हम, हृदय की क्रियाशीलता या फिर वर्किंग, है ना, या फिर हृदय की क्रियाशीलता लिख लो आप, है ना,
क्रियाशीलता यानी कि वर्किंग हो जाएगा ये, है ना, या फंक्शनिंग हो जाएगी हार्ट की। अच्छा, इस उपकरण के उपयोग से हम हृदय की क्रियाशीलता मापेंगे, इसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहेंगे, ठीक है ना। और उस डायग्राम को, जो आपको ऐसा डायग्राम प्राप्त होता है उससे, ऐसा आपने देखा भी होगा, इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं ना। तो इस ये जो डायग्राम दिख रहा है इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, इसे ग्राफ पेपर जैसे पे आता ही है ना। और इस टेक्निक को जो विधि काम में लेंगे इसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहेंगे। ओके, चलो अगर नेक्स्ट उपकरण की बात करें तो नेक्स्ट उपकरण आ जाएगा अपना कौन सा? लेक्टोमीटर। तो देखो लेक्टोमीटर से हम क्या करेंगे? दूध की शुद्धता मापेंगे कि भाई दूध में मिलावट है या नहीं है, दूध में पानी तो नहीं मिला हुआ है। देखो पानी मिलाने से क्या होता है? दूध पतला हो जाएगा, यानी कि दूध का घनत्व कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब दूध का घनत्व मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? लेक्टोमीटर का। तो दूध का घनत्व मापने के लिए, घनत्व का मतलब हो जाएगा डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ मिल्क, है ना। तो डेंसिटी को मेजर करने के लिए हम लेक्टोमीटर का यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट है देखो फोटोमीटर, और फिर उसके बाद में है पोटोमीटर। तो ये दोनों ही देखो सेम, लगभग सेम लग रहे हैं सुनने में ना, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे फोटो है, यहाँ पे पोटो है। तो देखो जो फोटोमीटर होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट, है ना, यानी कि प्रकाश। तो प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए कि प्रकाश कितनी तीव्रता से आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि प्रकाश जैसे बड़ा बल्ब है तो ज़्यादा प्रकाश आएगा, छोटा बल्ब है तो कम प्रकाश आएगा, यानी कि तीव्रता कम होगी, है ना। ऐसे ही दिन के अंदर दोपहर के समय ज़्यादा तेज प्रकाश आता है, सुबह कम प्रकाश आता है ना। तो उसकी तीव्रता को मापने के लिए, यानी कि प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए, प्रकाश की तीव्रता, तीव्रता इंग्लिश में कहेंगे इसको इंटेंसिटी ऑफ लाइट, है ना, यानी कि प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किसका उपयोग होता है? फोटोमीटर का। एंड नेक्स्ट बात करें हम पोटोमीटर की। तो देखो पोटोमीटर क्या होता है? ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये अपनी पत्तियों से पानी को वाष्प बना करके उड़ाते रहते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन कहते हैं इस प्रोसेस को, ना। पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपनी पत्तियों से क्या करते हैं? पानी को उड़ाते रहते हैं वाष्प बना करके, इस प्रोसेस को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को मापने के लिए, है ना, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को मापने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? पोटोमीटर का, ठीक है ना। ट्रांसपीरेशन कहते हैं इंग्लिश के अंदर, वाष्पोत्सर्जन क्या कहेंगे हम? ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन को मेजर करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? पोटोमीटर का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, यहाँ पे लिख लो आप ट्रांसपीरेशन। ओके, तो वाष्पोत्सर्जन का मापन, यहाँ को मापता है ये। नेक्स्ट है पेरिस्कोप। तो देखो पेरिस्कोप क्या काम आता है? ये भी बहुत अच्छा उपकरण है। देखो पेरिस्कोप है यहाँ पे, और यहाँ पे भी दो स्कोप थे, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, और यहाँ पे है पेरिस्कोप। तीनों स्कोप है, यानी कि स्कोप का मतलब देखने काम में आने वाले उपकरण है। तो देखो ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। अब देखो ये पेरिस्कोप जो होता है ये क्या काम आता है? देखो पेरिस्कोप उनके काम में आता है जो गोताखोर होते हैं। गोताखोर जब समुद्र के अंदर चले जाएंगे, पानी के अंदर चले जाएंगे, अगर मान लो वो ऊपर का दृश्य देखना चाहते हैं, ऊपर करने का मतलब पानी से बाहर का दृश्य देखना चाहते हैं, समुद्र के बाहर का दृश्य, तो वो दिखाने के लिए कौन सा उपकरण काम में आता है? पेरिस्कोप। ओके, तो समुद्र में गए हुए जो गोताखोर होते हैं, यानी कि समुद्र या समुद्र के अंदर से, या ऐसे लिख लो पानी के अंदर से, समुद्र के अंदर से बाहर का दृश्य देखने के लिए, बाहर का दृश्य देखने के लिए जो उपकरण काम में आता है वो कौन सा है? पेरिस्कोप। ओके, एंड नेक्स्ट है एनीमोमीटर। तो देखो एनीमोमीटर क्या होता है? एनीमोमीटर करता है हवा को मापता है। ये हवा कितनी स्पीड से बह रही है, जो एयर है वो कितनी स्पीड से चल रही है, उसको मापेगा कौन? एनीमोमीटर। ओके, तो एयर की स्पीड मापता है ये, यानी हम कह सकते हैं ध्वनि, मतलब जो हवा है कि गति को मापता है ना, या एयर की स्पीड को मेजर करेगा। एंड नेक्स्ट है देखिए ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर नाम से पता चल रहा है ऑडियो को मेजर करेगा। ऑडियो का मतलब ऑडियो की तीव्रता को, यानी कि जो ध्वनि की तीव्रता होती है उसको मापेगा ये उपकरण। और ध्वनि की तीव्रता को हम डेसिबल में मापते हैं। डेसिबल एक यूनिट हो गई, इकाई हो गई, है ना। और उपकरण कौन सा हो गया? ऑडियोमीटर। तो ऑडियोमीटर से हम ध्वनि की तीव्रता को मापेंगे, ध्वनि की तीव्रता, तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ओके, एंड नेक्स्ट है ये हाईग्रोमीटर। हाईग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर और एक हाइड्रोफोन। देखो तीनों एक सी लगभग सुनने में सेम सी टर्म लग रही हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे हाईग्रो है, यहाँ पे हाइड्रो है ना। तो हाईग्रो, हाइड्रो, और यहाँ पे दोनों में मीटर मीटर है, यहाँ पे फोन है, हाइड्रोफोन। तो देखो तीनों में डिफरेंस क्या है? हाईग्रो है ना, वो हाईग्रोमीटर करता है आर्द्रता का मापन, है ना। आर्द्रता जो होती है, ह्यूमिडिटी जिसको बोलते हैं ना, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी को मापता है। आर्द्रता कहते हैं वातावरण के अंदर पानी की मात्रा, है ना। तो हवा के अंदर पानी की मात्रा जो होगी, हवा के अंदर पानी की जो ड्रॉपलेट होगी या पानी की वाष्प के जो कण होंगे,
उनकी मात्रा को हम कहेंगे आर्द्रता। तो ये आर्द्रता को मापता है, आर्द्रता को बोल देंगे हम क्या, आर्द्रता। आर्द्रता को मापेगा यानी कि ये ह्यूमिडिटी को मापेगा ना, आर्द्रता को। एंड ये जो हाइड्रोमीटर होता है, ये हाइड्रोमीटर क्या करता है, देखिए ये जो हाइड्रोमीटर होता है, हाइड्रो का मतलब वैसे पानी होता है ना, तो ये क्या होता है, जो तरल पदार्थ होते हैं है ना, उनका आपेक्षिक घनत्व मापता है। ये हाइड्रोमीटर क्या करता है, जो तरल पदार्थ होते हैं पानी की जैसे ही, उनका आपेक्षिक घनत्व मापेगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, घनत्व का मतलब डेंसिटी, तो डेंसिटी को मेजर करने के लिए काम में आएगा। एंड नेक्स्ट एक बचा हाइड्रोफोन। ये हाइड्रोफोन क्या काम में आएगा कि पानी के अंदर, जैसे हम बाहर बोल रहे हैं और पानी के अंदर भी आवाज़ जाती है, तो पानी के अंदर की जो आवाज़ है, ध्वनि है, उसको सुनने के काम में आता है। यानी कि हम बोल सकते हैं पानी के अंदर, पानी के अंदर ध्वनि को सुनने में, ध्वनि को सुनने में काम में आता है ये, ठीक है ना, कौन सा, हाइड्रोफोन। तो इस प्रकार से आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं और इसको अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें, ठीक है, ओके।